जय हिंद। तो हम इस बात पर हमेशा फोकस करते हैं कि खुद को शांत रखिए और चुपचाप आपको जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को पढ़िए। जितना मल्टीपल बार हो सके तो रिवीजन कीजिए, जितना मैक्सिमम हो सके तो रिवीजन उसको कीजिए, क्योंकि ज़्यादा आप सोर्स को रखिएगा तब कंफ्यूज हो जाइएगा, एग्जाम में बन नहीं पाएगा। लगेगा कि पढ़ा हुआ तो है बट भूल रहे हैं। तो इस तरीके से आप बचिए और रिवीजन कीजिए मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, मैक्सिमम आपको यहाँ पे रिवीजन करने का काम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेरा मकसद सिर्फ टिक लगाना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन बोला गया कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबत किसने प्रारंभ किया था। अब हम क्या ऑप्शन को टिक लगा करके आगे बढ़ जाएं तो कुछ फायदा होने वाला है, रिवीजन आपका होगा? बिल्कुल नहीं। अब देखिए जैसे ही शक संबत आया तो शक संबत की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था, हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा एक वंश है कुषाण वंश, ठीक है। अब ये कुषाण वंश की अगर हम बात कर देते हैं तो ये कुषाण वंश का को बोला जाता है यूची कबीला से संबंधित है। किससे संबंधित है तो कहे कि यूची कबीला से। तो ये भी पूछा जाता है कि यूची कबीला से कौन संबंधित है, तो आपका कुषाण वंश। अगर हम बात कर देते हैं इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका संस्थापक कौन था, तो कहे कि कुजुल कैडफेसिस था। कौन? तो कुजुल कैडफेसिस था। अच्छा, ये कुजुल कैडफेसिस जो था तो इसने अपनी राजधानी तो कहीं ना कहीं तो बनाया होगा, तो कहे कि हाँ बिल्कुल बनाया होगा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि बिना राजधानी का अपना शासन करेगा। तो इसकी राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर बोलिए या तो इसको पेशावर बोलिए, ठीक है। ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, हम ऐसा नहीं है कि इसे उठा के यहाँ पे आपको दे दिए, मुंह उठा करके हम आपको ऐसे ही बताने लग गए, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर देते हैं कि ये देखिएगा, ये है पश्चिमी भारत और ये है उत्तर पश्चिमी भारत। ये इस जगह पे इसका क्या था, शासन था। अब इसने यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में क्या किया था, ताम्र का सिक्का चलाया था, ताम्र सिक्का चलाया था, ठीक है। ताम्र सिक्का सर्वाधिक मात्रा में ये चलाया था, ठीक है, कुषाण शासक ने, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रख्यात शासक की अगर बात कर देते हैं तो इसमें विख्यात शासक हुआ कौन, तो कहे कि कनिष्क। यानी कुषाण वंश का सर्वाधिक जो कुषाण वंश यानी जो नाम होता है हम लोग को पढ़ने के लिए आया है, यही कनिष्क की वजह से ही हम लोग को पढ़ने के लिए आया है, ठीक है। अब देखिएगा कनिष्क जब गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर यानी राज्याभिषेक किसका होगा, तो राज्याभिषेक कब होता है, तो देखिएगा इसका राज्याभिषेक की अगर हम बात कर देते हैं तो 78 ईस्वी। देखिएगा वहां पे 78 ईसा पूर्व भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा 78 ईस्वी की हम बात कर देते हैं। राज्याभिषेक करता है और इसी के उपलक्ष्य में एक संवत चलाता है। उस संवत का नाम क्या था, तो कहे कि शक संवत, ठीक है। उस संवत का नाम क्या था, शक संवत, जिसे भारत सरकार ने इसे अपनाए हुए है, ठीक है। भारत सरकार इसे ही अपनाए हुए है, सरकार इसे अपनाए हुए है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए। चलिए अब हमें और बात कर लेते हैं इसकी। अगर इसकी मृत्यु की हम बात कर देते हैं, मृत्यु करवा देते हैं, उसके बाद इसका हम सब कार्य बताएंगे। मृत्यु की बात कर देते हैं तो 102 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है, तो इसका मृत्यु हो जाता है। इसका मृत्यु कब होता है, तो 102 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो एक चीनी जो जनरल था, चीनी जनरल कौन था, तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कनिष्क जो था ये चीनी का जनरल कौन था जिससे ये हारा था। तो चीनी जनरल कौन था, तो कहे कि पान चाओ। ये पान चाओ से क्या गया था, तो कहे कि हार गया था, ठीक है। और इसने रेशम मार्ग पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाले कौन है, तो कहे कि यही कनिष्क है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके दरबार की अगर हम बात कर देते हैं तो इसके दरबार में कई विख्यात व्यक्ति, विख्यात मतलब कि विद्वान व्यक्ति रहते थे। तो उसका एक ट्रिक है क्या कि अश्व नाचा पैर पर, अश्व नाचा किस पर, तो कहे कि पैर पर। देखिएगा अब इससे अश्व की अगर हम बात कर देते हैं तो अश्व से क्या हो जाएगा, तो कहे कि अश्वघोष इसी के दरबार में रहते थे, ठीक है। ना से क्या हो जाएगा, तो कहे कि नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन की बात कर देते हैं तो कि किसके दरबार में रहते थे, तो इसी के दरबार में रहते थे। सी से क्या हो जाएगा, ये चा से क्या हो जाएगा, तो आपका चरक हो जाएगा। ये चरक किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये पैर से आपका क्या हो जाएगा, तो कहे कि पार्श्व। ये जितने जो आप देख रहे हैं विख्यात जो नाम है ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार वेरिएंट में पूछा गया है, ठीक है। अश्वघोष की बात कर देते हैं तो अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखा था बुद्ध चरितम, ठीक है। बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो कहे कि अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। ये नागार्जुन की बात कर देते हैं तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। यानी भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र इनके द्वारा एक लिखा गया पुस्तक क्या है, तो क्या कि माध्यमिक सूत्र इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चरक की बात कर देते हैं तो ये विद्वान था, किसका विद्वान था, तो आर्युवेद का जो होता है ना, अरे आर्युवेद विज्ञान का ये इनको क्या कहा जाता है, आर्युवेद, अरे और उसको क्या बोलते हैं,
आर्जुवेद, ठीक है ना। तो आर्जुवेद का ये विद्यमान था, यानी जो इलाज वगैरह होता ना है, उसका इलाज ये कौन करते थे, तो यही चरक करते थे, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं चरक की, अगर बात कर देते हैं इनके द्वारा लिखा पुस्तक क्या है, तो कहे कि चरक संहिता। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है, तो कहे कि चरक संहिता इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में सब कुछ आ रहा है। अच्छा देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं कि गांधार शैली और एक है मथुरा शैली। गांधार शैली और एक है मथुरा शैली। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो होता है ये कनिष्क के शासन काल में होता है। किसके शासन काल में होता है, तो कहे कि कनिष्क के शासन काल में ये दोनों का विकास होता है, ये भी पूछा जाता है। तो गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास आपको किसके शासन काल में देखने को मिलेगा, तो ये कनिष्क शासन काल में आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात कर देते हैं इसकी द्वितीय राजधानी की, अगर हम बात कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसकी द्वितीय राजधानी की अगर हम बात कर देते हैं, तो द्वितीय राजधानी कहाँ था, तो द्वितीय राजधानी इसकी जो बोला जाता है था कहाँ, तो कहेगी ये मथुरा था। इसकी द्वितीय राजधानी कहाँ था दोस्त, तो कहेगी मथुरा इसका द्वितीय राजधानी था। और बौद्ध की, किसकी, बुद्ध की, तो बुद्ध की खड़ी जो प्रतिमा था इसी के शासनकाल में बनाना प्रारंभ किया गया। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, यहाँ पे लिख देते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा इसी के शासनकाल में बनाना प्रारंभ हो गया था, ठीक है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन जो है जो वेरिएंट एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं लगातार। तो मेरा मकसद सिर्फ बताना, ये टिक लगाना नहीं था। आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो इसका तो क्वेश्चन को तो मिल गया होगा, आंसर तो इसका आपका मिल गया होगा। एक चीज और बता देते हैं कि इन्होंने उपाधि धारण किया था। कौन उपाधि धारण किया था, यानी कुषाण के जितने भी जो राजा थे वो उपाधि धारण किया था किसका, तो कहे कि देवपुत्र का। ये देवपुत्र कहाँ से लाया था, तो कहे कि चीनियों से लाया था, यानी चीन में इस तरह के उपाधि दिया जाता था, वहां से खुद को ये देवपुत्र कहने लगा, ठीक है। तो उपाधि क्या धारण किया था, तो कहे कि देवपुत्र का उपाधि धारण किया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा। तो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया, तो कनिष्क ने प्रारंभ किया। कब की बात है, तो कहिए कि 78 ईस्वी की बात है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं। आगे क्या बोला गया है कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था। अब देखिएगा, हर्षवर्धन कौन वंश से संबंधित है, तो देखिएगा एक वंश था, उस वंश का नाम क्या है, तो कहे कि पुष्यभूति वंश, ठीक है, पुष्यभूति वंश। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको टिक लगाना बिल्कुल भी नहीं है। आप भी क्वेश्चन आंसर किताब में दिया हुआ रहता है, आप टिक लगा लीजिएगा। यहाँ पे मकसद ये है कि आपको इकट्ठे आपको रिवीजन करवाया जाए, ताकि एक चीज को आप देखें और आपको पूरा रिवीजन हो जाए। जो होता ना है कि आप नेट पे सर्च करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स खुल जाता है, उसी तरीके से आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। अब हम पुष्यभूति वंश की अगर हम बात कर देते हैं, तो इसका संस्थापक कौन था, तो कहे कि पुष्यभूति था। इसका संस्थापक कौन था, तो कहे कि पुष्यभूति था, ठीक है, पुष्यभूति था। इसका संस्थापक पुष्यभूति था। अगर हम बात कर देते हैं इसने राजधानी कहाँ बनाया था, तो पुष्यभूति वंश का राजधानी जो था ये थानेश्वर था। कहाँ तो था, तो कहे कि थानेश्वर। इसमें इसके बाद जो इसका शासक हुआ ये हुआ प्रभाकर वर्धन। अब ये प्रभाकर वर्धन की एक पत्नी थी। इस पत्नी का नाम क्या था, तो इस पत्नी का नाम था यशुमती इसकी पत्नी थी। और इस पत्नी से 2 बच्चा और 1 बच्ची हुआ था, ठीक है। एक बच्चा का नाम था राज्यवर्धन और दूसरा बच्चा का नाम था क्या, तो कहे कि हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। और एक बच्ची हुई थी उसका नाम क्या था, तो कहे कि राज्यश्री, ठीक है। हर्षवर्धन बड़ा बेटा था, छोटा बेटा राज्यवर्धन, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं तो इसने उपाधि धारण क्या किया था, तो परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था। उपाधि भी पूछा जाता है, तो उपाधि क्या धारण किया था, तो परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण किया था। और एक तो था महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। कौन, तो ये प्रभाकर वर्धन। और फिर जब हर्षवर्धन बनता है तो फिर ये भी क्या कर लेता है, ये परम भट्टारक की उपाधि धारण कर लेता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ की अगर हम बात कर देते हैं, तो यहाँ पे बिहार और यूपी के आसपास के एरिया में था एक वंश था, क्या था, तो मौखरी वंश, ठीक है। कौन सा वंश था, तो कहे कि मौखरी वंश। अब ये मौखरी वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्त, तो यहीं पे एक क्षेत्र है जो जानते हैं, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज है। इसकी राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी। मौखरी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कन्नौज थी, ठीक है। अब इसका एक राजा था, कौन था, तो कहे कि ग्रहवर्मन, ठीक है। अब ये ग्रहवर्मन से विवाह किसका होता है, तो कहे कि राजश्री का विवाह होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो आप मालवा देख रहे हैं ना, ये मालवा, अब ये मालवा का एक राजा था, कौन, तो कहे कि इसका राजा था देवगुप्त। ठीक है। अब ये देवगुप्त क्या करता है कि ये ग्रह बर्मन को मार देता है, ठीक है, और कन्नौज को अधिकार कर लेता है, मतलब कि कब्जा करने के लिए, और जो राजश्री थी उसको कैद करके लेकर के चला जाता है। ग्रह बर्मन को क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है, कौन, तो देवगुप्त, ठीक है, और राजश्री को कैद करके लेकर के चला गया। ठीक है। अब देखिएगा, इसकी सूचना किसे मिलती है, राज्यवर्धन को। सूचना तो मिलेगा ना, बड़ा भाई था, सूचना तो मिलेगा ही मिलेगा, राजा था। सूचना मिलता है, ये जाता है आनन फानन में सैनिक लेकर के, चलो रे चलो चलो, चेला चपटिया को लेकर के जाता है, और इस चेला चपटिया के मिल करके फिर इसको क्या कर देता है, लपेट देता है, इसको लपेट देता है देवगुप्त को। ठीक है। अब चेला चपटिया को लेके गया था, लपेट दिया। अब इसका एक पकिया यार था, इसका पकिया यार कौन था भाई, इसका पकिया यार, तो देवगुप्त का पकिया यार कौन था, तो देखिएगा ये कौन है। यहाँ पे आपको देखे मौखरी वंश हमने दिखाया, यहाँ पे आपको मालवा दिखाया, और यहाँ जो बंगाल जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक शासक था, गौड़ वंश का शासन चल रहा था, गौड़ वंश। ठीक है। इसका शासक कौन था, तो कहेगी शशांक था। ये शशांक जो था ना, इसका पकिया यार था देवगुप्त का, एकदम पकिया यार था। ठीक है। अब जब पता चल गया कि अरे भाई ये तो हमारे दोस्तवा को मार दिया है, तो जब मार दिया है ना, तो ये जो था शशांक धोखा दे करके, शशांक जो था धोखा दे करके किसको लपेट दिया, फिर ये शशांक जो था धोखा दे करके इसको राजवर्धन को लपेट दिया, यानी इसको मार दिया। अब जब इसको मार दिया था, अब तो राजा को तो मार दिया, तो अब राजा को मार दिया, तो अब छोटा भाई को तो पता चलेगा, तो छोटा भाई कौन था, हर्षवर्धन। ठीक है। अब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है 16 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। अब जब 16 वर्ष की अवस्था में बैठता है, और फिर ये सबसे पहले क्या करता है कि ये तो देखा था कि अच्छा बेटा तो हमको भाई के मारा है ना, तो अब हम तुमको लपेट देते हैं, तो अब ये इसको लपेट देता है, किसको, तो ये लपेट देता है शशांक को लपेट देता है, यानी शशांक को मार देता है। समझ में आ गया ना, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल, पूरा माजरा यहाँ पे समझना है। ठीक है। अब फिर उसके बाद में क्या था, इसको मार दिया, और फिर इसके मारने के बाद में जो राजश्री थी, अब राजश्री तो यहाँ का तो ग्रह बर्मन को तो मार दिया था, तो अब राजश्री कही कि हम अकेले शासन करेंगे नहीं, तो राजश्री को संरक्षण के लिए इसने अपना राजधानी हर्षवर्धन जो था, तो ये भी पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है कुछ जो एनटीपीसी एग्जाम हो उसमें भी पूछा गया था कि ये हर्ष का राजधानी कहाँ था, तो हर्ष का राजधानी जो था, पहले इसका राजधानी कहाँ था, पुष्यभूति वंश का तो थानेश्वर था, लेकिन राजधानी अपना चेंज कर लेता है, तो यानी हर्ष का जैसे ही गद्दी संभालता है, शशांक के मारने के बाद में अपना राजधानी चेंज कर लेता है, अपना राजधानी कहाँ बना लेता है, तो कहे कि कन्नौज। तो इसको ध्यान रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। तो हर्ष की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो कहे कि ना कोई दिक्कत ना है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं हर्ष के बारे में, थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है। इसके दरबार में अगर हम बात कर देते हैं, तो इसके दरबार में हिनसोंग आया था। कौन आया था, तो कहे कि हिनसोंग। ये हिनसोंग 629 ईस्वी में आया था। अच्छा, हिनसोंग को क्या कहा जाता है, इसे नीति का पंडित, देखिएगा नीति का पंडित किसे बोला जाता है, तो कहे कि हिनसोंग को बोला जाता है। शाक्य मुनि किसे बोला जाता है, तो कहे कि इसे ही बोला जाता है, आपको हिनसोंग को बोला जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो कहे कि यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार की अगर हम बात कर देते हैं, तो आपको किसे बोला जाता है, तो ये हिनसोंग के हाँ सॉरी, हिनसोंग को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, जब हिनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात कर देते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कोई ना कोई तो होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं था, तो हाँ बिल्कुल था। तो उसका कुलपति कौन था, ठीक है, तो उसका कुलपति था शिलादित्य था। ठीक है। अब देखिएगा, अब हम बात कर देते हैं इसके बारे में। अब हर्षवर्धन की और जो बातें हैं वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके दरबार में एक कवि रहता था। ठीक है। इसके दरबार में एक कवि रहता था। इसके दरबार में एक कवि कौन था, तो बाणभट्ट। ठीक है। ये बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखा था, बाणभट्ट गलती लिखा गया। ठीक है। बाणभट्ट की अगर हम बात कर देते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे बाणभट्ट। ठीक है। इसके दरबार में बाणभट्ट जो रहता था, हर्षचरित का लिखा था। इसका एक पुस्तक है हर्षचरित। हर्षचरित, तो पूछेगा कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट। और एक और पुस्तक है बाणभट्ट का कादम्बरी। कादम्बरी,
कादम्बरी इनका एक और पुस्तक है। तो ये दोनों पुस्तक को आपको ध्यान रखिएगा। ये सब जो पुस्तक जो हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं ना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में, तो इसीलिए हम लिखवाते हैं। ऐसा थोड़े नहीं है कि हम फालतू चीज़ यहाँ पे बताएंगे। का जरूरी है दिमाग में फालतू चीज़ को रखना, एक तो वैसे ही अपना सिलेबस पूरा नहीं होता, ऊपर से फालतू चीज़ क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए सिलेबस को ही पढ़ना है, ठीक है। हर्षचरित के लेखक कौन है, तो कहे कि बाण भट्ट है। कादम्बरी के लेखक कौन है, तो कहे कि बाण भट्ट है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो हर्ष की अगर हम बात कर देते हैं, हर्षवर्धन जो था ये भारत का अंतिम हिंदू शासक था। भारत का क्या था, तो कहे कि भारत का अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है, अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है। अच्छा, ये बात कर लेते हैं ये किसका उपासक था, तो शैव का। किसका उपासक था दोस्त, तो कहे कि शैव का, और ये सूर्य का क्या था, उपासक था, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, जब हम बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन जो था प्रत्येक 5वें वर्ष, किसके वर्ष, तो कहे कि प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या करता था कि एक महामोक्ष सम्मेलन का आयोजन करता था। 5वें वर्ष, यहाँ पे 5वें वर्ष कर देते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या करता था, प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष सम्मेलन का क्या करता था, आयोजन करता था। लेकिन ये जो था ना, पूछेगा कि महामोक्ष सम्मेलन का तो आयोजन करता था, लेकिन ये जो प्रथम बार ये शामिल हुआ था, तो ये शामिल जो हुआ था ना प्रथम बार, ये 6ठे सम्मेलन में शामिल हुआ था। तो 6ठे सम्मेलन में शामिल कौन हुआ था, तो कि हर्षवर्धन शामिल होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहिएगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, तो देखिएगा हर्ष के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। हर्ष के द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है, तो प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका की अगर हम बात कर देते हैं तो हर्ष के द्वारा लिखा गया है। रत्नावली और एक ठो और पुस्तक है नागानंद, ये हर्ष के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ऐसा कहा जाता है कि एक कवि था धावक, ठीक है, ये धावक जो था ना पैसा ले लिया था, ठीक है, हर्षवर्धन से, और हर्षवर्धन के नाम से लिख दिया, ठीक है। तो खैर ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये तो पूछा जाएगा हम लोग को कि हर्ष के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात कर देते हैं, ये अपने प्रशासन चलाने के लिए अपने क्षेत्र को ग्राम, विषय और एक भुक्ति में बांटा था। किसके में, ग्राम, विषय और भुक्ति में क्या किया था, बांटा था। अगर हम बात कर देते हैं कर का, तो कर जो लेता था 1/6 भाग ये कर लेता था, ठीक है। कर जो था 3 तरह के कर था, एक था भाग्य, ठीक है, एक था हिरण्य था, और एक था क्या था, बलि था। ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना। भाग की अगर बात कर देते हैं तो ये क्या था, तो कहे कि ये भूमि कर था, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं हिरण्य, तो हिरण्य जो कर था ये नगद कर था। ये नगद कर किससे लिया जाता था, तो कहे कि व्यापारियों से लिया जाता था। अगर हम बलि की बात कर देते हैं, तो बलि भी एक कर था, ये धार्मिक कर था। कैसा कर था, तो ये धार्मिक कर था। समझ में आ गया। इतने सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए हम बताते हैं कि आपका मेन मकसद रिवीजन होना चाहिए। अब आपकी कॉपी में अगर जो नहीं होगा या बुक में नहीं होगा, ठीक है, तब उस चीज़ को वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप रिवीजन कीजिए तो आपको फट सुना ध्यान में आ जाए, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था, देखिएगा सब बताते हैं, यहाँ से हम चले गए, ठीक है। कौन आया था, तो देखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में हिंसोंग यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, तो हिंसोंग आया था। अब फाहियान की अगर हम बात कर देते हैं, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये फाहियान आया था, ठीक है। हिटलर की बात कर देते हैं, तो इसका एक पुस्तक है मेन कैम्प, इसके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो खैर आगे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारे आप जानते ही होंगे कि हड़प नीति इसी लेकर के आता है। प्रथम बार रेल जो चलाया गया था इसी के शासनकाल में चलाया गया था, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं किसका, अगला क्वेश्चन का। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। अब देखिएगा, सारनाथ जैसे ही आया ना, आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि अच्छा सारनाथ बुद्ध, यस बुद्ध। अब देखिएगा, सारनाथ की अगर हम बात कर देते हैं, तो बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश आपको कहाँ देते हैं, तो प्रथम उपदेश की अगर हम बात कर देते हैं तो सारनाथ में ही देते हैं। तो कहे कि हाँ, इसका एक और नाम है, कहिए कि ऋषिपत्नम इनका
पत्तनम इसका क्या है, तो सारनाथ का नाम है, ठीक है, पहले नाम था, अब नहीं है। यहाँ जो था, यहाँ बौद्ध का सर्वाधिक आपको क्या कह सकते हैं, स्तूप देखने, प्राचीन स्तूप देखने को मिलता है। यानी प्राचीन स्तूप कौन है, तो सारनाथ का स्तूप आपको देखने को मिलता है। प्राचीन स्तूप की अगर हम बात कर देते हैं तो सारनाथ का जो स्तूप है वो प्राचीन है। यहाँ की अगर हम बात कर देते हैं, जो ये स्तंभ है, ऐसे ऐसे जो आप देखे होंगे कि एगो इधर शेर, एगो इधर शेर, एगो इधर शेर, एगो इधर शेर, तो जो पीछे वाला जो शेर है वो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये 3 गो शेर तो दिखाई देता है, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बट पीछे वाला दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और भारत सरकार का जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसी सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। समझ में आ गया। तो पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो वही सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भाई, तो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। ये भारत सरकार ने इसे अपनाया कब था, तो कहे कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था। जो कहाँ से लिया गया है, तो कहे कि सारनाथ से लिया गया है। इसमें शेर की संख्या कितनी है, तो शेर की संख्या 4 है, गलती से 3 मत मार दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर हम बात कर देते हैं इसको बनवाया कौन था, तो इसको बनवाया था कौन, तो कहिए कि अशोक ने बनवाया था। कौन बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। अगर इसी, और इस पे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते आपको देखने को मिलता है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते आपको इसी पे देखने को मिलता है, ठीक है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। अगर स्तंभ की बात कर देते हैं तो देखिएगा, ऐसे तो स्तंभ की बात, जो क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं, तो सारनाथ में स्तंभ जो है एक अशोक का भी है, ठीक है। तो ये अशोक का, जैसे में ये जो आप अभी जो हम दिखाएं ये बोला, तो ये किसका बनाया हुआ है, ये अशोक का ही है, ठीक है ना। तो यही यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे, तो हम थोड़ा सा इसको चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, खजुराहो की जैसे ही बात आ गया ना, तो देखिएगा इसको बताते हैं। एक वंश था चंदेल वंश, ठीक है, चंदेल वंश। चंदेल वंश की अगर हम बात कर देते हैं, तो चंदेल वंश कहाँ पर शासन कर रहा था, तो ये मध्य प्रदेश के एरिया में, ठीक है, यहाँ पे शासन कर रहा था। चंदेल वंश की अगर हम बात कर देते हैं, यानी बुंदेलखंड का जो एरिया आप देखते ना है, बुंदेलखंड, वहां पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बुंदेलखंड। ये यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा के आसपास में पड़ता है, ठीक है, बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड की बात कर देते हैं, तो इसका पुराना नाम क्या था, तो कहे कि जेजाक भुक्ति। इसका पुराना नाम क्या है, तो कहे कि जेजाक भुक्ति इसका पुराना नाम है, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं इसका संस्थापक कौन था, देखिएगा संस्थापक की अगर हम बात कर देते हैं, तो इसका संस्थापक कौन था, तो कहे कि नन्नुक था। इसका संस्थापक कौन था, नन्नुक था। इसकी पहले जो राजधानी थी, पुरानी राजधानी जो थी, ये पुरानी राजधानी कहाँ थी, तो कहे कि कालिंजर इसका पुराना राजधानी था, ठीक है, कालिंजर इसका पुराना राजधानी था। लेकिन इस राजधानी को चेंज कर देता है कौन, तो उसको चेंज कर देता है, एक था राजा था, इसी वंश का राजा था, राजा धंग, ठीक है। इसने, राजा धंग ने क्या किया कि इस राजधानी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। राजधानी चेंज करने के बाद में जो राजधानी बनाया था, नया वाला राजधानी, वो न्यू राजधानी कहाँ बनाता है, तो न्यू राजधानी आपको बनाता है खजुराहो में, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए, जो न्यू राजधानी बनाता है वो कहाँ बनाता है, तो खजुराहो में बना लेता है, ठीक है। राजा धंग की अगर हम बात कर देते हैं, तो इसके द्वारा निर्माण जो जो करवाया गया था, उस चीज को हम बारे में देखते हैं। देखिएगा, विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ, फिर उसके बाद में वैद्यनाथ, फिर उसके बाद में जिननाथ, ये सब का निर्माण जो करवाया था, सब मंदिर है, ठीक है, ये सब मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, तो आपको ये राजा धंग ने करवाया था, राजा धंग ने करवाया था। अच्छा, एक और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव का निर्माण जो करवाया था, यही करवाया था कौन, कंदरिया महादेव का मंदिर जो है, इसका निर्माण कौन करवाया था, तो आपको राजा धंग करवाया था। कहा जाता है कि जो गंगा जमुना का जो नदी है, उसमें अपना प्राण को ये त्याग दिया था डूब करके, ठीक है ना, अपना प्राण को त्याग कर दिया था डूब करके। इसका एक और राजा था, एक और राजा था विद्याधर, विद्याधर। ये विद्याधर जो राजा था, ये विद्याधर की अगर हम बात कर देते हैं, तो प्रतिहार का एक राजा था, ठीक है, प्रतिहार का एक राजा था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था क्या था, राज्यपाल,
प्रतिहार का एक राजा था क्या, तो कहे कि राजपाल। जब ये मोहम्मद गजनबी, ठीक है ना, जब आक्रमण किया था ना, तो ये कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लिया था, ठीक है ना, और तो विरोध भी नहीं किया था क्योंकि कमजोर था। तो इस बात से ये खफा होकर के कि तुमने उससे काहे नहीं विरोध किया, उससे लड़ा क्यों नहीं, ठीक है, इस बात से खफा होकर के ये विद्याधर इसको लपेट देता है। प्रतिहार वंश का जो राजा था राजपाल, उसको क्या कर देता है, मार देता है विद्याधर। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, तो नहीं। तो ये पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। चलिए, तो अब हम बताते हैं, अब आंसर पर चलते हैं, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ है। तो अब देखिएगा, खजुराहो की अगर हम बात कर देते हैं तो खजुराहो आपको जो बताएं कि कौन कहाँ पे पड़ता है, तो आपको ये मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा, अधिकांशतः आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो ये कहाँ हो जाएगा आंसर आपका इसका, तो कहाँ पे है, कहाँ गया जी क्वेश्चन, इधर है। तो ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है। देखिएगा, बुद्ध की बात कर देते हैं तो गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है, तो कहे कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, ठीक है, और 483 ईसा पूर्व में इनका क्या हो जाता है, तो कहे कि मृत्यु हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसके समकालीन कौन थे, प्रसेनजीत थे, बिंबिसार था, मिलिंद की अगर हम बात कर देते हैं तो ये मिलिंद जो था ये यवन के शासक था, ठीक है ना, तो ये क्या इसके समय के साथ में है, तो नहीं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। वेद हमारे पास कितने हैं, यानी हम लोग के पढ़ना वेद क्या है, तो क्या कि ऋग्वेद, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, और एक ठो क्या है, तो कहे कि सामवेद है, और एक ठो और क्या है, तो कहे कि अथर्ववेद है। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो कहे कि 10 गो मंडल आपको देखने को मिलता है। ऋग्वेद में कितने मंडल, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 गो क्या आपको ऋचाएं देखने को मिलता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पुराना वेद की अगर हम बात कर देते हैं तो सबसे पुराना वेद आपको यही ऋग्वेद देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और ये सामवेद, तो ये तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, वेद त्रयी बोलते हैं, ठीक है, और चारों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, तो संहिता बोलते हैं। तो इस तरीके से पूछा जाए कि निम्न में से कौन संहिता नहीं है, चारों ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि देगा कि निम्न में से कौन वेद त्रयी नहीं है और चारों ऑप्शन दे देगा, तब का कीजिएगा, ठीक है। तो चारों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, तो संहिता, और तीनों को मिलाकर के, ऊपर से तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, वेद त्रयी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ऋग्वेद में आपकी बात कर देते हैं तो ये ईश्वर की संस्तुति पर बल दिया गया, यानी प्रार्थना पर बल दिया गया है। यजुर्वेद की अगर हम बात कर देते हैं तो ये कर्म कांड से संबंधित है। कर्म कांड समझते हैं, पूजा पाठ, इसमें कुछ हुआ पूजा पाठ वाले चीज है, फिर उसके बाद बलि वगैरह इसमें शामिल रहता है। सामवेद की बात कर देते हैं तो ये संगीत से संबंधित है, ठीक है ना, संगीत का जनक इसी के बाद। अथर्ववेद की अगर बात कर देते हैं तो तंत्र, मंत्र, जादू टोना, ये सब जो आपको देखने को मिलता है ये आपको अथर्ववेद में मिलता है। जादू टोना सब आपको कहाँ मिलेगा, अथर्ववेद में। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, अब बताइए। ऋग्वेद की अगर हम बात कर देते हैं तो ऋग्वेद में तो प्रार्थना यानी संस्तुति से संबंधित है। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कुछ समझ में आता है तो देखिएगा प्रार्थना करता है। यजुर्वेद में आपका कर्म कांड से संबंधित है, कर्म कांड, ठीक है, जैसे में पूजा पाठ होता है तो बलि वगैरह दिया जाता है ना। अथर्ववेद की अगर हम बात कर देते हैं तो अथर्ववेद में क्या है, तो कहे कि जादू टोना, ठीक है। और सामवेद आपको क्या है, तो सामवेद के बारे में तो अभी हमने देखा, ये संगीत से संबंधित है, ठीक है, संगीत का जनक आपको सामवेद से ही होता है। आगे देखिएगा, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, अभी हमने देखा, कौन, अशोक, ऑप्शन नंबर 1। अब आ गया इसमें क्या पता, प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है, यानी विधि मतलब समझते हैं जिसमें नियम वगैरह लिखा गया है, तो एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का नाम है क्या, मनुस्मृति, मनुस्मृति, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो एक संजय के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें ज्यादा चीज नहीं पूछा जाता है, सिर्फ यही पूछा जाता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1।
अगर हम बात कर देते हैं काम सूत्र के लेखक कौन है, तो वात्स्यायन। भागदूत के लेखक कौन है, तो कहे कि प्रेमचंद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था। अब देखिएगा, अब हम क्या यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, पहले ऑप्शन में 78 ईस्वी दिया गया है। कई बच्चों को अगर कंफ्यूजन थोड़ा सा हुआ, अरे 78 तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है भाई, मार 78 चाह गई भैंसिया पानी में। अब देखिएगा, गुप्त संवत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी गुप्त संवत बोले तो गुप्त वंश, गुप्त वंश की अगर हम बात कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा, गुप्त वंश की अगर हम बात कर देते हैं तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो क्या कि संस्थापक की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका संस्थापक कौन था, तो क्या कि श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। फिर इसके बाद में इसका बेटा बना था घटोत्कच। घटोत्कच। ये दोनों के दोनों ने उपाधि धारण किया था, महाराज की उपाधि धारण किया था। फिर इसके बाद में जो बना था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, हम समझ रहे हैं कि गलती लिख रहे हैं बट आप समझ रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ये चंद्रगुप्त प्रथम की अगर हम बात कर देते हैं तो इसने उपाधि तो जो धारण किया था महाराजाधिराज का उपाधि धारण किया था। इसका विवाह जो हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का, इसका विवाह कहाँ हुआ था, तो कुमार देवी से हुआ था। कुमार देवी कहाँ की रानी थी, तो कहे कि कुमार देवी लिच्छवी की रानी थी। ठीक है, ये लिच्छवी की रानी थी कुमार देवी, इसी से इनका विवाह होता है। ठीक है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्का की अगर हम बात करते हैं, सर्वप्रथम चांदी का सिक्का की अगर बात कर देते हैं तो यानी फर्स्ट बार चांदी का सिक्का यानी रजत सिक्का चलाने का जो नाम आता है एक इनका आता है, तो ये आपको चंद्रगुप्त प्रथम को आता है। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं किसकी, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अगर हम बात कर देते हैं तो देखिएगा, ये जब 319 ईस्वी में क्या था, ये गद्दी पर बैठता है। किसका भी की बात है, 319 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठता है ना, तब उसके उसी समय एक संवत चलाता है। उस संवत का नाम क्या था, तो क्या कि गुप्त संवत। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। चलिए, गुप्त संवत चलाता है। फिर ये चंद्रगुप्त प्रथम के बाद की अगर हम बात कर देते हैं तो कौन बनता है, तो क्या कि समुद्रगुप्त। अभी समुद्रगुप्त जब बनता है ना भाई, तो समुद्रगुप्त बनता है तो इसका उपाधि पूछा जाता है, तो उस उपाधि को ध्यान में रखिएगा। उपाधि जो था परम, यहाँ पे क्या था, रुक जाइए मिटाने दीजिए, परम सौगात की उपाधि धारण किया था। परम सौगात, ओहो सो जा भाई, एक मिनट हो गया। परम सौगात की उपाधि धारण किया था, सौगात की उपाधि धारण किया था। विक्रमांक की उपाधि इसी ने धारण किया था। ये अश्व जो मेघ यज्ञ होता है, अश्वमेघ यज्ञ, ये अश्वमेघ यज्ञ करता भी है, यानी अश्वमेघ यज्ञ ये करवाया था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसका एक और उपाधि है परक्रमांक। परक्रमांक ये भी उपाधि धारण किया था। तो देखिएगा, इतने सारे उपाधि धारण किया था। ठीक है, भारत का इसे नेपोलियन कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, तो कहे कि भारत का नेपोलियन बोला जाता है। तो भारत का नेपोलियन तो जानते ही हैं कि सब समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत। अगर हम बात कर देते हैं ये दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराता है, और आर्यावर्त की अगर हम बात कर देते हैं तो आर्यावर्त के 9 शासकों को हराता है। इसने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा था, एक भी युद्ध ये नहीं हारा था। समझ में आ गया। चलिए, तो समझ तो गए, आंसर पर चलते हैं। तो आंसर क्या था, प्रारंभ कब हुआ था, तो कब, 319 ईस्वी। ठीक है, तो यहीं तक है। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम यही कहेंगे, चुपचाप पढ़िए। ये जादू तो समझ रहे हैं ना, प्यार मोहब्बत ये सब जादू है। इस समय बीत जाएगा तब लगेगा कि अरे यार कितना बेवकूफ़ हम थे, सब कुछ बर्बाद कर दिए। और कितना भी आप चाह लीजिए, आप अपना 5-6 बाल्टी खून उसको काहे नहीं दे दीजिए, वो आपका ना होगी तो ना होगी। जिस दिन सरकारी नौकरी वाला उनको लड़का मिल जाएगा, पिछवाड़ा पे लात मार के निकल जाएगी। तो और फिर सॉरी बाबू कह देगी और आप झूठ मूठ कर रोना चालू करिए, कुछ नहीं हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि समय रहते पढ़ लीजिए। ठीक है, वरना पिछवाड़ा पर लात खाने के लिए तैयार रहिए। और ना पढ़िएगा तो फिर उनके शादी विवाह में टेंट वगैरह का काम कौन करेगा। ठीक है ना, तो इस सब चीज़ से बचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो कर लीजिए समय रहते भर में। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।